आपका इंदिरा ग्लोबल पार्टी की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और वेलकम करता हूं। इससे पहले कि पहलगाम में जो इतनी बड़ी त्रासदी हुई, इतनी बड़ी घटना हुई, उस पर नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या रुख है, उसका जिक्र करूं। लेकिन सबसे पहले मैं कल जो मीडिया पर एक घिनौना और कायराना, जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती, जो हमला हुआ जिसमें राकेश शर्मा दैनिक जागरण के जख्मी हुए, कोशिश तो बाकियों पर भी हमला करने की थी। ये डेस्परेशन है, ये हताशा है, और ये तब होती है जब कोई लीडर, कोई पार्टी मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे पाती। हिंदुस्तान के आईन में ये मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है, और ये मीडिया का राइट है और ये मीडिया की ड्यूटी है। प्रधानमंत्री से लेकर अपोजिशन के लीडर तक और टॉप से लेकर बॉटम तक मीडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरे सिस्टम को चलाने वालों को और सिस्टम के बीच जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको जवाबदेह बनाया जाए, उनको अकाउंटेबल बनाया जाए। और जिस प्रकार से गुंडागर्दी का प्रदर्शन कल किया गया, नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी उसका सख्ती से उसकी निंदा करती है, उसकी मजम्मत करती है। और राकेश शर्मा साहब को विशेष तौर पर, और कठुआ के सारे जो मीडिया के बंधु हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे छोटे हैं, नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी आपके साथ अपनी सॉलिडेरिटी, अपनी हमदर्दी वो एक्सप्रेस करती है, और ये भी ऐलान करती है कि जब जब कभी आपको ऐसी बात और ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी चट्टान की तरह आपके साथ खड़ी होगी। अफसोस इस बात का है कि कल जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था और उस प्रोटेस्ट में कठुआ के विधायक, जसरोटा के विधायक और सांबा के विधायक, उनमें से 2 पूर्व मंत्री भी थे, और ये जो हुआ ये सारा उनके सामने हुआ। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अपने कार्यकर्ताओं को रोकते। ये क्रिमिनल एक्ट जो किया गया उसको रोकना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हजारों लोगों ने उनको वोट देकर इस लेवल पे पहुंचाया है। इसलिए नहीं पहुंचाया है कि उनके सामने जो है इस तरीके से इतना बड़ा हमला जो है उनके कार्यकर्ता करते हैं। राकेश शर्मा या बाकी साथियों का कसूर क्या था? वो सवाल कर रहे थे ना। सवाल ही मीडिया करेगा तो मीडिया डांस करेगा क्या? मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस प्रशासन और कठुआ प्रशासन ने कल जो हुआ और जिन्होंने ये क्रिमिनल एक्ट किया, मुझे पता चला है उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। क्या दफाई लगी है, क्या है, लेकिन मैं SSP कठुआ और डिप्टी कमिश्नर कठुआ को कहूँगा इसको नॉन सीरियसली नहीं लें, बल्कि इसको सीरियसली लें, ताकि फ्यूचर में ऐसी क्रिमिनल गतिविधि ना हो, क्रिमिनल एक्शन ना हो। और मीडिया के साथियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचिए कि आप पर हमला हुआ और आप चुप हो। आपने अपना कर्तव्य निभाना है, आपने अपनी जिम्मेदारी निभानी है, आपने सबको सवाल करने हैं, समेत बाबू सिंह और समेत नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी। जितने भी अनकंफर्टेबल सवाल होंगे वो आपका राइट है। हमारी ड्यूटी है कि हर सवाल का हम जवाब दें, उसके बदले में हम हमला कर दें। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम और डेमोक्रेटिक परंपरा के विरुद्ध है।
हम नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी इस मसले पर सारे मीडिया के साथ खड़ी है। क्या देखते हैं आप, ये जो लोग, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लूँ पहले। अब आ जाए 22 तारीख को जो पहलगाम में टेररिस्ट हमला हुआ और उसमें 26-27 लोग जो है निहत्थे, इनोसेंट, उसमें से 2 फॉरेनर्स थे, एक नेपाल का, एक यूनाइटेड अरब अमीरात का, और उसमें से कुछ ऑफिशियल्स भी थे, आईबी के ऑफिशियल्स थे, नेवी के ऑफिशियल्स थे, कुछ तो 3-4 कपल थे जिनकी नई नई मैरिज हुई थी। सबसे पहले मैं तो सख्त शब्दों में मैं इस टेररिस्ट अटैक का, इस मिलिटेंट अटैक का, ये मिलिटेंट अटैक तो है नहीं, ये मिलिटेंसी तो मैं इसको मानता नहीं। निहत्थे लोगों पर इस तरीके से हमला करना ये कोई मिलिटेंसी नहीं। ये तो मैं समझता हूं कि ये गुनूना एक्ट है, इनह्यूमन एक्ट है, ये कायराना एक्ट है। निहत्थे लोगों पर कोई भी हमला कर सकता है, ये कोई बहादुरी नहीं है और ये कोई सेंसिबल एक्ट भी नहीं है और इसके कोई पॉजिटिव रिजल्ट भी नहीं निकलते, इसके नेगेटिव रिजल्ट निकलते। इसलिए सबसे पहले मैं इसकी आलोचना करता हूं और उन परिवारों का जिनके वशल खोए हैं उनके प्रति ग्लोबल पार्टी की तरफ से अपनी हमदर्दी, अपनी संवेदनाएं और अपनी सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करते हैं। जम्मू कश्मीर में ये घटना कोई नई नहीं है। इससे पहले बड़ी घटना पिछले दिनों जहां 3-4 पुलिस के लोग मारे गए कठुआ में, उससे पहले बिलावर एरिया में, मिशेडी एरिया में मारे गए, उससे पहले रिजौरी मारे गए, उससे पहले आए दिन रोज किसी मजदूर को मारा जाता, किसी माइग्रेंट को मारा जाता, किसी फौजी को मारा जाता। और इससे पहले पुलवामा की घटना हुई जिसमें 46 CRPF के 46 हमारे पर्सनल मारे गए। तो जम्मू कश्मीर में पिछले 1988 से लगातार जो है हम सफर कर रहे हैं। अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाएं? ये एक डिबेट चल पड़ी है पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। जो पावर पे, जो सत्ता पे होते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर स्टेट को तोड़कर इसको 2 यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया, इसका स्टेट का स्टेटस खत्म कर दिया गया। और फिर 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में डायरेक्ट यहाँ केंद्र का प्रशासन रहा, गवर्नेंस रही। जब 2019 में जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस 370-35A कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द किया, स्टेट सब्जेक्ट को रद्द किया और स्टेट के स्टेटस को रद्द किया, तो ये क्लेम किया गया, ये दावा किया गया कि जम्मू कश्मीर में जो सेपरेटिज्म है, मिलिटेंसी है, इसका रूट काज 370 है। 370 जो है ये बुराई की जड़ है। 370 हिंदुस्तान के आइन में 1949 में दर्ज हुआ था, पास हुआ था। और 26 जनवरी 1950 में जब हिंदुस्तान का आइन लागू हुआ तो 370 पर भी अमल होना शुरू हुआ। बेसिकली 370 तो जो महाराजा हरि सिंह जी ने जब स्टेट पर हमला हुआ था, ट्राइबल हमला हुआ था, तो उस वक्त महाराजा हरि सिंह जी का स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट चल रहा था पाकिस्तान के साथ और हिंदुस्तान को भी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, जिस पर हिंदुस्तान ने अंडर कंसिडरेशन में रखा था। तो उसी पीरियड में जम्मू कश्मीर स्टेट, जब वो इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट थी, तो उस वक्त ये ट्राइबल हमला हुआ था जिसके पीछे ब्रिटिश एम्पायर था। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान की फौज नहीं, बल्कि ब्रिटिश एम्पायर था और एक डिजाइन के तहत हमला हुआ। तो तब हरि सिंह जी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे मिलिट्री सपोर्ट करें, तो उन्होंने शर्त रखी पहले आप विलय करें। तो वो जो विलय हुआ और उस विलय के बेसिस पे जम्मू कश्मीर में कुछ सब्जेक्ट हिंदुस्तान को सौंपे गए, बाकी सारी पावर महाराजा हरि सिंह ने अपने पास रखी, जिसकी बुनियाद पर जम्मू कश्मीर का एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेशल स्टेटस तय हो गया।
और 1950 से लेकर 1988 तक 40 तक जम्मू कश्मीर में कोई मिलिटेंसी नहीं। ये एनालिसिस गलत साबित हुई है और ये एनालिसिस गलत है, ये एनालिसिस फेक है, बोगस है कि जम्मू कश्मीर का ऑटोनोमस स्पेशल स्टेटस और आर्टिकल 370 स्टेट सब्जेक्ट ये रूट काज है सेपरेटिज्म का। ये रूट काज नहीं है। अगर ये रूट काज होता तो मिलिटेंसी 1950 में शुरू हो जाती। अगर ये रूट काज होता तो जो हालात है 5 अगस्त 2019 को 370 को नलीफाई कर दिया गया, स्टेट सब्जेक्ट को खत्म कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया गया, स्टेट को खत्म कर दिया गया, तो ये दावा किया गया कि आप जो रूट काज हमने हटा दिया इससे मिलिटेंसी खत्म हो गई। अब काउंट कर लीजिए 2019 से लेकर आज तक कितने मिलिटेंट वारदातें हुई, और ये सबसे सीरियस वारदात है पुलवामा के बाद। तो ये साबित होता है कि ये गलत एनालिसिस है, ये गलत स्टैंड है, ये प्रॉब्लम का गलत डायग्नोज है। और कोई भी हुकूमत, कोई भी सिस्टम जब किसी मसले का, किसी प्रॉब्लम का, किसी चैलेंज का गलत डायग्नोज करेगी, गलत एनालाइज करेगी, तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगी बल्कि उस प्रॉब्लम को मिस हैंडल करेगी, उस प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेटेड बना देगी। और पूरी जम्मू कश्मीर की पूरी हिस्ट्री हमारे सामने है, पूरा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड सामने है। असल में 565 स्टेटों का फ्यूचर तय होना था बंटवारे के बाद, और उनको ऑप्शन था कि जहां आप हिंदुस्तान ज्वाइन करो या पाकिस्तान ज्वाइन करो। तो सारी स्टेटों का फ्यूचर कमोबेश सेटल हो गया। एक पाकिस्तान में बलूचिस्तान है जिसको पाकिस्तान ने बाई फोर्स अपने साथ जोड़ा था, वहां मूवमेंट चल रही है, आर्मड मूवमेंट चल रही है। और एक जम्मू कश्मीर स्टेट जो है ट्राइबल हमले के बाद, और हमारा मामला जब यूएनओ में चला गया और यूएनओ ने सीज फायर किया जिसको हमने मान लिया, और सीज फायर के बेसिस पे जम्मू कश्मीर